नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथे बजट पेश कर दिया है। आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सस्ता भी हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। इस बार के बजट से मिडिल क्लास मायूस बताया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली। वहीं कॉर्पोरेट को राहत दी गई है। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12 से घटाकर 7% किया गया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% का अंश देती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी एनपीएस में 14% अंश अब कटौती के दायरे में आएगा। तमाम तरह की चीजें हैं और इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि हो सकता है इन चुनावों के जरिए, इस बजट के जरिए इन चुनावों को साधने की कोशिश की जाए, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। डॉक्टर अजय प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। अनुराग नाहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। लेकिन जो स्थिति आज बजट में देखने को मिली, बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है? विवेक जी, आपको कैसा लगा आज का ये बजट? देखिए मोहित जी, आज का बजट कोई चुनाव में देखकर बनाया गया है जी। खेती के उपकरण सस्ते किए गए हैं, कारपोरेट सेक्टर को रियायत दी गई है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था कोविड काल में पटरी से उतरी हुई थी, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही, उसको और बूस्टअप करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और कोविड काल में भी हमने देखा कि देश की जीडीपी को जिस तरह से किसी सेक्टर ने संभाल रखा था, उसको और ताकत देने का काम इस बजट के माध्यम से सरकार ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी के इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी और औद्योगिक सेक्टर दोनों बहुत राहत महसूस करेंगे और देश विकास की पटरी पे गति से दौड़ेगा। यही इस बजट के माध्यम से देश को संदेश है। और रही बात इनकम टैक्स में बार बार रियायत संभव नहीं है। पिछली बार ही इनकम टैक्स में अच्छी रियायत सरकार ने दी थी। तो जिस तरह मिडिल क्लास तो सर उम्मीद तो यही करता है। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इन तमाम चीजों को लेकर ही उम्मीद होती है। हम इन पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस बजट को? देखिए, आज का बजट असल में कई सारे मायनों में बिल्कुल एक अलग अलग आयाम लेकर के आया है। एक जगह के ऊपर हम जहां पे कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये सपोर्ट कर रहा है, तो हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है, एक नए तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट करा जा रहा है। 1 साल का और टैक्स हॉलिडे एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाला एग्जेम्पशन उसके अंदर दे दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की, जिसकी बारे में बात हो रही है कि उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, असल में वो एक राहत एक ऐसी राहत थी जिस राहत को इस बार जो है ये मध्यम वर्ग बहुत ही ज्यादा देख रहा था। क्योंकि पिछले 2 वर्ष जो कोरोना वाले वर्ष रहे हैं, उसके अंदर लोगों ने निरंतर बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट को किया। यहाँ पे मैं कहूंगा गवर्नमेंट ने नहीं उनको, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने उनकी बीमारी को सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा कि इस वक्त हमको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, हमारे पास टैक्सेशन की बहुत रेवेन्यू एरियाज नहीं है और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और सारी चीजें महंगी होंगी, तो सब कुछ महंगा भी होता चला गया। पेट्रोल भी महंगा हुआ, खाने पीने का सामान भी महंगा हुआ। तो लोगों ने अपनी बचत में से बहुत सारा पैसा निकाल करके उन 2 वर्षों में सपोर्ट किया है देश को। इस वक्त वो ये चाह रहे थे शायद किसी प्रकार की कोई छूट उनको मिल जाएगी, किसी तरह का कुछ और उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो शायद स्टेट्स में तो एक छोटा सा सपोर्ट आया है कि 10 से 14% वो एक सपोर्ट मिल जाएगा जो एनपीएस में है।
लेकिन वो एक बहुत छोटा सपोर्ट है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है। तो लोग ये सोच रहे हैं किसी तरह से उनके पास पैसा बढ़े तब तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी में वो पूरी तरह से खर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपको नंबर देने हो तो आज के इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? देखिए, असल में अब नंबर देने वाला समय भारत के लिए इस वक्त नहीं है, खास करके 2 साल बाद जब ये कोरोना वाली बात आई है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबके लिए परेशानी, सरकार के लिए भी परेशानी है। तो नंबर देने से जो है वो इवैल्यूएशन करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ क्रिटिकल और ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बात करना जरूरी है। जैसे एजुकेशन में हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो लगा हुआ है, तो हम सोच रहे थे किसी तरह शायद वो एजुकेशन वाले सेगमेंट को सपोर्ट हो जाता इस बजट से तो काम चलता। तो ये अपने आप में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इसके अंदर हम लोग बात करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जैसे चलते हैं। ठीक है सर, मैं अनुराग जी का रुख करना चाहूंगा। अनुराग जी, लंबे वक्त से आप बिजनेस को देख रहे हैं, बजट्स को देख रहे हैं, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। आज के इस बजट को देखकर आपको क्या लगा, कैसा आपको ये बजट लगा, कितने नंबर आप देंगे? देखिए, अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो कॉर्पोरेट के लिए बजट अच्छा माना जाएगा क्योंकि रियायतें दी गई हैं। लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग था वो उसने कोरोना में, जैसे लोगों ने बताया कि कोरोना में काफी मार झेली है, महंगाई भी काफी हद तक बढ़ी है। तो इसके लिए मिडिल क्लास एक आस लगाया था बजट से कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। जो 80C की स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो अभी 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपीस, उसको माना जा रहा था कि उसको 2 लाख रुपए किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिससे एक आदमी के निवेश बढ़ता, और निवेश बढ़ता तो इकोनॉमी को उससे फायदा मिलता। पर ये जो ये बजट आया है उसमें ऐसी कोई रियायत नहीं दी, तो मिडिल क्लास बहुत मायूस नजर आ रहा है। आप किसी से भी आप बाहर जाके बात कीजिए, मैंने भी कम से कम 20-25 जनों से बात की है और सबके सब का यही कहना है कि मिडिल क्लास को रियायत दी जानी चाहिए थी। और जहां तक कि मैंने पहले भी कहा आपको, कॉर्पोरेट्स की बात है, कॉर्पोरेट्स के लिए ये बजट अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला के मिला जुला बजट, मैं 10 में से अगर नंबर देने होंगे तो 6 नंबर इस बजट को दे सकता हूँ। लेकिन क्या अनुराग जी, स्थिति इस बार सरकार के लिए भी बहुत फेवरेबल नहीं थी, दो जो वेव आ चुकी हैं, तो ऐसे में स्थिति सरकार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उसके लिहाज से आपने कैसा देखा ये बजट? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने भी काफी चुनौतियां सरकार को हुई। लेकिन अगर आप देखिए तो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे है। जीएसटी अभी 1.41 लाख करोड़ ये जनवरी में भी जीएसटी का कलेक्शन हुआ, तो टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ा ही है। तो अगर अगर थोड़ी सी अगर मिडिल क्लास को भी अगर रियायत दी जाती इस बजट में, तो मैं मानता हूं कि ये बजट अच्छा हो सकता था। और लेकिन जहां तक मैंने मोदी सरकार के बजट देखे हैं तो कोई भी लोभ लुभावन ये इस तरीके का वो कभी भी अपने बजट में नहीं डालते हैं, और हमेशा अनएक्सपेक्टेड आता है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1.5 लाख से 2 लाख 80C की धारा बढ़ाई जाएगी, एग्जेम्पशन बढ़ाया जाएगा, वो नहीं हुआ। तो हमेशा ऐसा इस बजट में मैंने देखा है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड बजट ही आते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि हाँ, कॉर्पोरेट को जो ये बढ़ावा दे रहे हैं उससे भी भारत की इकोनॉमी को फायदा जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट जो मिडिल क्लास को जो फायदा मिलना चाहिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो सैलरीड इनकम कमाता है, जो महीने में 60,000-70,000 रुपए वेतन कमाता है, उसको कोई भी राहत इस बजट में दी नहीं गई। ना कि टैक्स स्लैब भी इन्होंने सेम रखा है, टैक्स स्लैब में भी कोई रियायत नहीं है। बिल्कुल विवेक जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। ये बात हर तरफ से सुनने में मिल रही है कि मिडिल क्लास के लिए ये बजट बहुत अच्छा नहीं है। टैक्स की उम्मीद थी कि भाई इसमें कुछ राहत मिलेगी, आपने कहा कि हर बार ये राहत की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। देखिए मोहित जी, सरकार की 2 वर्षों में बहुत अच्छी रही थी। सरकार ने जिस तरह से तमाम योजनाएं इस दौरान चलाई हैं कोविड काल में, चाहे वो मुफ्त टीकाकरण की योजना हो, चाहे जिस समय कोविड ने देश में दस्तक दिया था, देश इसके लिए तैयार नहीं था। इन 2 सालों में देश ने मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और ठीक है, पूरे देश से सरकार को सहयोग भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके सहयोग से सरकार ने उसमें कोविड काल में अपने आप को जूझने में कामयाब रखा और हम इससे जूझ करके निकल रहे। अभी भी तीसरी वेव दस्तक दे रही है। ऐसे में भी हेल्थ सेक्टर में कोई कोताही बरतने की स्थिति में सरकार नहीं है।
नहीं विवेक जी, देखिए वो चुनौती है, वो आपने जिक्र किया, वो देश देख भी रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, तो उसको लेकर भी तो देखिए। जीएसटी का कलेक्शन उद्योग जगत से जीएसटी का कलेक्शन उद्योग जगत से होता है। उनको इस कलेक्शन के कारण औद्योगिक सेक्टर को रियायतें दी गई है और ये प्रयास किया गया कि इससे औद्योगिक सेक्टर और फले फूले, उसका लाभ पूरे देश की जनता को प्राप्त हो। सबसे ज्यादा कोविड काल में अगर किसी सेक्टर ने देश की जीडीपी को बचाया तो कृषि जगत था। कृषि जगत को भी देखिए, कृषि उपकरणों पे टैक्स में रियायत देकर के कृषि जगत को रियायत देने का काम सरकार ने किया है, तो ये बहुत बड़ी आबादी है देश की। ठीक है, आप इसके माध्यम से आच्छादित कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। इस बजट को देखकर कहा जा रहा है कि चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश नहीं की है, या तो ये कहें कि बहुत कॉन्फिडेंस में सरकार नजर आ रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ चीजों को सस्ता भी किया गया है, कुछ महंगी हुई हैं, खासतौर पर देखें तो कपड़ों को लेकर, खासतौर पर कपड़े और चमड़े का जो सामान है वो भी सस्ता हुआ है। विदेश से सामान जो है उसको लेकर, मशीनें खासतौर पर, उसको भी सस्ता किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो एक अपनी जगह के ऊपर है। 5 राज्य 20 में से सिर्फ 16 बैठते हैं, वो उन्होंने अपना इवैल्यूएशन किया होगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया को आगे ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस जगह पे हमने बात छोड़ी थी एक एजुकेशन वाली, जहाँ पे खर्चे होने चाहिए थे, वो किस जगह पे जा रहे हैं। अभी विवेक जी कह रहे थे कि हमने मेडिसिन के बड़े इश्यूज हैं और हेल्थ केयर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो क्या हम हेल्थ केयर और मेडिसिन के बारे में इस बजट में कुछ इवैल्यूएट कर पाए? क्या हम डिफेंस, जिसके इश्यूज हमारे पास पूरे साल आते रहे, उसके बारे में हम इसके अंदर कुछ इवैल्यूएट कर पाए? हमें उसके ऊपर चीजें कम दिखाई देती। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट नया बहुत सारा जनरेट करेंगे, लेकिन ये भी एक इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा जरिया है, तरीका है कि हमने एजुकेशन में ही बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट इस वक्त छोड़ दिया है। अगर हम एजुकेशन के एम्प्लॉयमेंट को वापस ले आए तो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो हमको एजुकेशन को भी देखना चाहिए था। अभी स्कूल्स में भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, स्कूल्स में ही लोग एम्प्लॉयड नहीं है। तो चुनावी वाला जो एक हिस्सा है वो कैसे हैंडल करा जा रहा है वो तो एक अलग है, लेकिन डायरेक्टली जो ज्यादातर वोट देने वाले लोग हैं उनके लिए अभी भी एक मुश्किल है, तो मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, गवर्नमेंट बार-बार उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि चुनावी राज्यों को साधने के लिए कुछ स्पेशल कोई घोषणा हो सकती है, ट्रेनों की कोई स्पेशल घोषणा उनके लिए की जा सकती है, या फिर सड़कों को लेकर कुछ, लेकिन उस तरह का कुछ हमने देखा नहीं। देखिए, अगर हमारी इस इवैल्यूएशन इस तरह की है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही काम कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेरे हाथ में है, और मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उन सारे इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहा हूं, तो हो सकता है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल ऐसा इशू है जो कि ऑलरेडी हैंडल हो रहा है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पे इवैल्यूएट करना चाहेंगे। बार बार सरकार कहती है, और विवेक जी भी अभी कह रहे थे जैसे, कि हमने जो है वो बहुत सारा खर्चा किया है, वो वैक्सीन पर किया है। हाँ। वैक्सीन पे एक इंडिविजुअल के ऊपर जो खर्चा होता है वो सिर्फ जो एक बार का बेनिफिट ट्रांसफर, 2000 से ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं तो 1000 या 1200 रुपए की 2 वैक्सीन पड़ेगी एट द मोस्ट, तो वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर हमने वो खर्चा किया। जबकि हम बहुत सारे लोगों को, जैसे 80 करोड़ लोगों को जो है वो अनाज देते हैं, जिसका खुद का खर्चा अपने आप में बहुत ज्यादा है और हर महीने ये अनाज जाता है। इसी तरीके से जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पैसे में जाता है वो भी बहुत जाता है। तो अगर में अलावा कोई और नेशनल लेवल के ऊपर एफर्ट्स किए गए, एफर्ट बहुत सारे किए गए, लेकिन हर बार बात आती वैक्सीन का बहुत बड़ा खर्चा है, तो हम टोटल खर्चा नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर अगर खर्चा देखें तो बस उसका 1/5 है, जो शायद 6000 रुपए दिया जाता है, और उसमें तो वो खर्चे। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हम ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। एक एजुकेशन में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आता है, हमको आने वाले समय के लिए लोगों को तैयार करना है। हमेशा हम बाहर से ही जो है वो मंगवाते रहेंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए मशीनरी, तो हम हमेशा पैसा देते रहेंगे। हम आज भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, अपने मैनेजमेंट कॉलेजेस को, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है हम एनईपी लेकर के आए हैं, फिर भी हम उनको वो सुदृढ़ता नहीं दे पा रहे हैं जिससे लोग हमारे यहाँ खुद इनोवेट करके प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं इसी बात को और भी आगे बढ़ाऊंगा सर, लेकिन उससे पहले अनुराग जी रुख में आपका करना चाहूंगा। जो चीजें सस्ती की गई हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उम्मीद थी
और क्या उम्मीद के हिसाब से सरकार ने चीजों को सस्ता किया है और भी चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, और कैसे खासतौर पर जो एमएसएमई जो सेक्टर है उसको और कैसे राहत मिल सकती थी? देखिए, कुछ चीजें सस्ती होती है हर बजट में, कुछ चीजें महंगी होती है। पर जिस तरीके से, जैसे बीजेपी से जो सज्जन आए हैं वो कह रहे थे कि कोरोना की मार की वजह से सरकार कुछ खास नहीं दे पाई या कुछ रियायत नहीं मिली, तो अगर अर्थव्यवस्था, अगर मैं सिर्फ एक चुनाव को हटा के अगर एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो क्या होता है कि इन लोगों ने इस माइंडसेट से काम किया है कि ये कॉर्पोरेट को रिलीफ देंगे, ज्यादा कॉर्पोरेट आगे बढ़ेगा, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोला जाता है कि उद्योग आगे बढ़ेगा तो मिडिल क्लास, अपने आप मिडिल क्लास की इनकम आगे बढ़ेगी और उस तक फायदा पहुंचेगा। पर हमने ज्यादा देखा ये गया है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट को आने में बहुत टाइम लगता है और ये पूरी तरीके से इसका फायदा मिडिल क्लास को नहीं मिलता। तो जिसको सबसे ज्यादा पेंडेमिक में मार पड़ी, जो मिडिल क्लास है और जो एमएसएमई है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, तो उसके लिहाज से इस बजट में कुछ भी रियायत नहीं दी गई है। और स्टार्टअप इंडिया में, जहां तक कि स्टार्टअप इंडिया में एलोकेशन किया गया है, फंड्स का एलोकेशन जो किया है, सिर्फ एलोकेशन देने से कुछ नहीं होता, आपका कोई ठोस कदम होना चाहिए। कुछ आपने ठोस उसका रोड मैप नहीं दिया कि कैसे आप स्टार्टअप को बढ़ावा दोगे, किस फील्ड में बढ़ावा दोगे, क्या क्या चीजों में आप कंसेशन दोगे। अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो एलोकेशन पहले भी हुए हैं, लेकिन क्या मेक इन इंडिया पूरी तरीके से हम कैसे सक्सेसफुल हुआ है, क्या सारी चीजें इंडिया में बन रही है, कितने पिछले 7 या 8 साल में भारत में मेक इन इंडिया आने के बाद। तो सिर्फ बजट में एलोकेट करने से नहीं हो जाता है, बल्कि आपको एक सरकार को ठोस कदम, एक ठोस रोड मैप बनाना पड़ता है और रोड मैप के तहत काम किया जाना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अप्रोच इस सरकार में मिसिंग है। और जैसा कि जबकि सरकार की आय बढ़ी है, सरकार की जो टोटल आय होती है वो सरकार की आय बढ़ी है, चाहे जीएसटी हो चाहे टैक्स कलेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि सरकार की आय कोई कम हुई है, बट फिर भी एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये एक तरीके से अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला बजट है। बिल्कुल यही बात लगातार कही जा रही। लेकिन अनुराग जी, एक बिंदु और हम समझने की कोशिश करें। उम्मीद ये थी कि इस बजट के बाद हो सकता है कि शेयर मार्केट हाई जंप करे, लेकिन बताया जा रहा है कि औंधे मुंह गिर गया। ये देखिए, यही एक अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का मूड है आज लोगों में, किस तरीके का मूड है। ना कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास, बल्कि जो अपर मिडिल क्लास है वो भी एक तरीके से बजट से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब तक एक आदमी की आय नहीं बढ़ेगी तब तक सेविंग्स नहीं बढ़ेगी, और अगर सेविंग्स नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं, आदमी के पास सेविंग नहीं होगी तो आदमी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा, अपना पैसा बाजार में लगा नहीं पाएगा। और सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर इकोनॉमी को किसी चीज की जरूरत है तो वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आदमी सेव ज्यादा करेगा, इन्वेस्ट ज्यादा करेगा, वो अपना पैसा मार्केट में डालेगा, तो वो एक तरीके से कॉर्पोरेट को भी हेल्प करेगा और इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा, वापस से एक तरीके से एक उस प्री पेंडेमिक मुकाम पर आने में, और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन इस बार जिस तरीके से बजट बनाया गया, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कोई इसमें ना इसमें मिडिल क्लास की बात सुनी गई, ना इसमें एमएसएमई की सुनी गई। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को सरकार ने कंसल्ट किया या चर्चाएं की। हर सोसाइटी के हर आदमी से अगर ये कंसल्ट करके, अगर उद्योगों से भी ये लोग सलाह करके, मुझे नहीं लगता कि ये बजट कोई सलाह करके बनाया गया है। शायद 2-4 अधिकारियों के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमरे में, एक एसी कमरे में बजट बना दिया गया। ऐसा विवेक जी का मैं रुक विवेक जी, किसानों को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी आय बढ़ाने की बातें होती हैं, उनको मजबूत करने की बातें कही जाती हैं। आज के इस बजट में किसानों के लिए आपको क्या नजर आता है? और जिस तरीके से अभी अनुराग जी ने भी बताया कि जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, इससे भी इकोनॉमी हील होती है। दोनों चीजों पर देखिए, सरकार के पास सीधे आम लोगों को पैसा देने का कोई माध्यम नहीं है। सरकार तमाम रियायतों के माध्यम से लोगों को आच्छादित करती है।
जैसे कृषि सेक्टर में जो कृषि उपकरण यूज होते हैं, जिनकी एक लंबी श्रृंखला है। आज जो खेती है वो हाथ पैर नहीं होती, आज की खेती कृषि उपकरणों पर आधारित है। इसके पास जितने उन्नत कृषि उपकरण होंगे उसकी खेती भी उतनी उन्नत होगी। इस दृष्टिकोण से देखते हुए सरकार ने कृषि उपकरणों को टैक्स में रियायत दी है, उसका बहुत खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। और ये कृषि सेक्टर देश का बहुत बड़ा सेक्टर है। पहले तो ये कहा जाता था कि 75% जनता कृषि आधारित है। आज अगर उसमें कुछ कमी भी मान लीजिए तब भी 70% लोग कृषि से रिलेटेड हैं, जिनको इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। और जिस तरह से लोगों को रियायत गई है, जो लोग उसमें काम करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे, नई इंडस्ट्री आएगी और इससे रोजगार का सृजन होगा। तो ऐसा नहीं कि मध्यम वर्ग के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, सबको मिल रहा है। और देखिए, मूलभूत ये है कि सरकार लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से ही बजट लाती है और वही उसका मूल तंत्र होता है। उसी लोक कल्याणकारी सरकार के दृष्टिकोण को रखते हुए बजट देश को आगे ले जा रहा है। ठीक है सर, मैं अजय जी आपके पास पहुंच रहा हूं आखिरी कमेंट के रूप में। आपको क्या लगता है कि और क्या कदम उठ सकते थे जिससे स्थिति और बेहतर होती? देखिए, बजट में हमको हर एक को लेकर के तो चलना पड़ता है, वो अपने आप में एक बात है, लेकिन इस बार सबको लेके चलने के लिए बहुत जरूरी है कि 2 साल जो कोरोना की मार लोगों ने इस वक्त झेली है, उन चीजों के ऊपर देखें और हम आगे बढ़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हमारे पास मेडिसिन का, हमारे पास हेल्थ केयर का, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नंबर 3, वो जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड क्लास है, जिसकी कई कई जगहों सैलरी खत्म हो गई क्योंकि नौकरी चली गई है, हमको जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड बजट बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमने अगर सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप से हम जो है सैलरी जनरेट करवा देंगे, हम जो है लोगों की ज्यादा आय बढ़वा देंगे, तो इस वक्त हमें खुद खड़ा होना जो है बहुत मुश्किल है एज एन इंडिविजुअल। हमको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट के पास खुद ही बहुत नौकरियां हैं, जो नौकरियां वो अभी नहीं भर पाई है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इस तरीके के काम करने चाहिए थे। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे और इनको लेकर अभी तो लोगों के बीच में बजट को समझने की बल्कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर मिडिल क्लास की बात करें वो मायूस बताई जा रही है। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोशिश हमारी ये थी कि आज के बजट जो पेश किया गया है उसको हम समझने की कोशिश करें। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके का आज का ये बजट रहा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।